चलिए तो अब समझते हैं एक और एंटी माइक्रोबियल ग्रुप के बारे में, जो है मैक्रोलाइड एंटी माइक्रोबियल्स। इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस होती है? इसमें इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन। सो थ्रोमाइसिन से जो यूजुअली एंड होती है वो मेडिकेशंस इसमें होती है। एजिथ्रोमाइसिन का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। एक इम्यूनोसप्रेशन ड्रग भी है जैसे टैक्रोलिमस, वो भी मैक्रोलाइड ग्रुप की ही एंटीबायोटिक के तौर पे ली जाती है, लेकिन वो यूज़ होती है एज एन इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स। कैसे काम करती है? अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं तो जैसे हमें पता ही है कि ये एमआरएनए होता है। एमआरएनए के ऊपर रिबोसोमल आरएनए के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 30S सब यूनिट, एक होता है 50S सब यूनिट। यहाँ पे होती है एक्सेप्टर साइट और यहाँ पे होती है टी साइट। टी साइट के ऊपर ऑलरेडी नेशन पेप्टाइड चेन जो ऑलरेडी बनी हुई होती है अमीनो एसिड की, वो होती है। अब नया एक जो टी आरएनए होता है वो यहाँ पे एक्सेप्टर साइट के ऊपर बाइंड होता है और एक अमीनो एसिड लेके आता है। नेक्स्ट स्टेज में हमें पता ही है कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो एक्सेप्टर साइट है उसके ऊपर ये जो पूरी चेन है वो ट्रांसफ़र होती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एंड इवेंचुअली एक आगे के स्टेप में क्या होता है, आगे के स्टेप में अब जो ये ए साइट है वहाँ से पी साइट के ऊपर जो बनी हुई पूरी पेप्टाइड चेन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। सो पेप्टाइड चेन है ए साइड से पी साइड के ऊपर ट्रांसलोकेट हो जाती है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक करता है हमारा ये जो मैक्रोलाइड ग्रुप है वो। तो 50S रिबोसोमल सब यूनिट के ऊपर काम करता है और ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है ए साइड से पी साइड के ऊपर, इसे ये बंद करता है। और भी ग्रुप ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स हैं जैसे कीटोलाइड्स हैं जिसे टेलिथ्रोमाइसिन भी कहते हैं, और लिंकोसामाइड ग्रुप जिसमें क्लिंडामाइसिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ये काम करते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये ड्रग ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन को इनहिबिट करती है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरली अच्छे से अब्जॉर्ब होती है। इरिथ्रोमाइसिन जो है उसकी प्रोटोटाइप ड्रग है और वो बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होती है। डिफरेंट रूट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे एक हो गया इरिथ्रोमाइसिन जो बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होती है। फिर एक हो गया है क्लेरिथ्रोमाइसिन रीनल एंड बिलियरी बोथ रूट से एक्सक्रीट होती है। और जब हो गया एजिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन है मेनली किडनी से, यूरिन से निकलती है, और एजिथ्रोमाइसिन स्पेसिफिकली थोड़ी लॉन्गर हाफ लाइफ वाली मेडिकेशंस हैं। कई बार इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन का डिफरेंस पूछते हैं, नोट करते जाइएगा। एजिथ्रोमाइसिन का एक हो गया कि इसकी हाफ लाइफ लंबी है, इसलिए कम डोजेज की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ता है। तो ये एक चीज़ है इरिथ्रोमाइसिन की स्पेसिफिकली, जो आपको पूछ सकते हैं कि बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होती है। जैसे हमने बात की, इरिथ्रोमाइसिन को आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, जबकि एजिथ्रोमाइसिन एज ए सिंगल डेली डोज यूज़ हो सकती है। यूजेस की बात करें तो यूजुअली ये जो ड्रग्स हैं ये एटिपिकल इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, जैसे एटिपिकल न्यूमोनिया हो गया, लेजियोनेला इन्फेक्शंस हो गया। शैंक्राइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये आता है, जिसमें एच ड्यूक्रेई से होता है। डिफ्थीरिया जो होता है कॉर्नेबैक्टीरियम डिफ्थेरी से, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, इसमें ये ड्रग यूज़ होती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं क्लो, सी मीन्स शैंक्राइड, कॉर्नेबैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शंस, लेजियोनेला इन्फेक्शंस, एटिपिकल न्यूमोनिया एंड वूपिंग कफ जिसे हम लोग पर्टोसिस भी कहते हैं, बॉर्डेटिला पर्टोसिस से होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन के कुछ एडिशनल यूजेस भी हैं, जो एडवांस यूजेस भी कहा जाता है, अभी यूज़ होती है स्पेशली। तो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन अगेन एटिपिकल इन्फेक्शन है, एच इन्फ्लुएंजी, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एक टाइप के माइकोबैक्टीरिया है। ट्यूबरक्यूलोसिस जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक स्पेसिमेन रेजाइम होता है जिसमें अजीथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन इंक्लूड होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। एंड टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, तो इसमें भी ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दूसरी भी उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे ये एडिशनली यूज़ होता है। जैसे हमने बात की कि मैक्रोलाइड की एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी है। इम्यूनोसप्रेशन ऑलरेडी हम टेक्रोलिमस देख चुके हैं। इसके अलावा कई बार मैक्रोलाइड यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सर्बेशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक्सर्बेशन रोकने के लिए भी मैक्रोलाइड यूज़ की जाती है। अगर प्रेगनेंसी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है तो इसमें स्पाइरामाइसिन है, ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है। अभी नई मैक्रोलाइड भी अप्रूव हुई है
जिसे फिडाक्सोमाइसिन भी कहते हैं, एक्चुअली अब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए लोकली काम करती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल अगर जीआई में इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए फिडाक्सोमाइसिन इफेक्टिव है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछते हैं, इससे डायरिया होता है और इसकी डायरिया की मैकेनिज्म है मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये जो मोटिलिन रिसेप्टर्स को जीआईटी में होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करते हैं और जिसकी वजह से इरिथ्रोमाइसिन स्पेसिफिकली देने से डायरिया होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं, क्योंकि ये बिलियरी एक्सक्रीट होता है तो उससे वहाँ पे स्टेसिस होने का, बाइल का स्टेसिस होने का चांसेस है, कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस होने का भी चांसेस है। इरिथ्रोमाइसिन से एक कई बार एमसीक्यू अगेन ये पूछा है कि छोटे बच्चे में, स्पेशली 6 वीक से कम इन्फेंट्स में दी जाए तो उससे इसका रिस्क बढ़ जाता है। क्या है वो कंडीशन? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस एक टाइप का ईडीआर है जो होता है अगर इन्फेंटाइल एज में दिया जाए तो। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ ड्रग इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये जो है एक्सेप्ट एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन नहीं है, तो इसके अलावा जो भी ये जो मैक्रोलाइड ग्रुप है ये CYP3A इन्हिबिटर है। CYP3A इन्हिबिटर होने की वजह से और कोई भी ड्रग जो CYP3A से मेटाबोलाइट होती है अगर उसको साथ में दी जाए तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। तो ये CYP3 एज एन इन्हिबिटर है तो ड्रग इंटरेक्शन इससे हो सकता है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और स्पेशली कुछ लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग जैसे टर्फेनाडिन हो गया या फिर एस्टेमेजोल या फिर सीजाप्राइड, जो ऑलरेडी एरिथमिया होने का चांसेस जिससे बढ़ता है, तो अगर इसके साथ ये दी जाए तो इससे QT प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। एजिथ्रोमाइसिन में ये दिक्कत नहीं है। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजिथ्रोमाइसिन लॉन्गर एक्टिव है और एजिथ्रोमाइसिन में ये ड्रग इंटरेक्शन का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि ये एंजाइम इन्हिबिटर नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन ये तीनों की कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो मैक्रोलाइड ग्रुप के बाद सेम मैकेनिज्म जिससे ये काम करती है लिंकोसामाइड ग्रुप है, जिसमें क्लिंडामाइसिन बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स हैं, लिंकोमाइसिन भी है, लेकिन क्लिंडामाइसिन एक इफेक्टिव ग्रुप है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, जो पेप्टाइड चेन का ट्रांसलोकेशन है फ्रॉम एक्सेप्टर साइड टू पी साइड, उसे ये ब्लॉक करती है। कहाँ पे क्लिंडामाइसिन यूज़ होता है बहुत स्पेसिफिक आप याद रखें, क्लिंडामाइसिन क्योंकि इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, क्लिनिकली भी यूज़ होती है, बहुत ज़रूरी है याद रखना। एनारोब्स के सामने जैसे बैक्टेरॉइड्स हो गए और प्रोपियोबैक्टीरियम, तो इसके सामने ये इफेक्टिव है। स्पेशली ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है एक्ने के लिए। सो एक्ने की ट्रीटमेंट में बहुत कॉमनली यूज़ होती है क्लिंडामाइसिन की क्रीम। क्लिंडामाइसिन टॉपिकल फॉर्म में दी जाती है, क्रीम के फॉर्म में दी जाती है और एक्ने के ऊपर लगाई जाती है। और भी जो एनारोबिक इन्फेक्शन अगर इन्वॉल्व होते हैं, डीपर टिश्यू इन्फेक्शन, डीप मसल टिश्यूज़ जो होती है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन लगा हुआ है तो उसमें क्लिंडामाइसिन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ड्रग ऑफ चॉइस है, सीवियर इन्वेजिव स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो उस पेनिसिलिन के साथ इफेक्टिव है। न्यूमोसिस्टिस जीरोवे की अगर इन्फेक्शन है उसमें ये इफेक्टिव है। इवन टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी जिसमें ये जो मैक वाली जो ड्रग्स थी, मैक्रोलाइड ग्रुप की ड्रग्स थी, उसमें भी ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। मलेरिया में भी इसका यूज़ होता है क्लिंडामाइसिन का, क्विनिन के साथ क्विनिन प्लस क्लिंडामाइसिन का यूज़ होता है। जैसे क्विनिन अब कम यूज़ करते हैं लेकिन क्विनिन क्लिंडा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इवन डेंटल प्रोसीजर्स होती है, डेंटल प्रोसीजर्स के बाद प्रोफाइलेक्टिकली ड्रग्स देते हैं, कई बार अमोक्सिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन दी जाती है। क्यों दी जाती है? अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस, उससे एंडोकार्डाइटिस का खतरा रहता है। डेंटल प्रोसीजर के बाद जो बैक्टीरिया है वो इवेंचुअली जाते हैं और कार्डियक टिश्यू है वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, तो उसे रोकने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक के तौर पे तो यूजुअली अभी अमॉक्स एमपी ही यूज़ होते हैं, लेकिन कई बार अगर ऑल्टरनेटिव टू उनका यूज़ करना हो, अगर इनटॉलरेंट हो पेशेंट, तो उस केसेस में क्लिंडामाइसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लिंडामाइसिन के साथ एसोसिएटेड है कि शूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, बहुत ही स्पेसिफिक है, सुपर इन्फेक्शन जैसा पिक्चर है लेकिन एग्जैजरेटेड सुपर इन्फेक्शन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, GIT। और भी ड्रग्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करते हैं उससे भी ये सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे सिफोटेक्साइम, सिफिरोक्साइम, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जैसे हो गए, सेफ्टाजिडाइम, इससे भी सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।